चलिए भाई, मुझे याद होगा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे और उम्मीदों पे आप हमेशा खरे उतरते हैं। क्या बात है, आज सब लोग आगे बैठे हैं। सूरज नहीं निकला तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्लास के अंदर भी कोहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग पे चलते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, निषेचन एवं भ्रूण निर्माण। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए ध्यान से सुनिए। हमने मानव में लैंगिक जनन की बात करी, तो मानव में जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसमें मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, यानी निषेचन से पहले की अवस्था। दूसरा फर्टिलाइजेशन स्टेज, यानी निषेचन की अवस्था। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, यानी निषेचन के बाद की अवस्था। तो हमें इन तीनों को पढ़ना है, लेकिन जब इनको थोड़ा सा और हम इलैबोरेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्री फर्टिलाइजेशन अवस्था में भी 2 उप अवस्थाएं पाई जाती। एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यानी गैमीट का निर्माण और गैमीट का स्थानांतरण। समझ रहे हो कि नहीं? गैमीट का स्थानांतरण और गैमीट का निर्माण। फर्टिलाइजेशन की जो अवस्था होती है उसमें एक ही क्रिया होती है, निषेचन ही होता है और कोई घटना नहीं पाई जाती। लेकिन जब निषेचन संपन्न हो जाता है तो उसके बाद कुछ घटनाएं पाई जाती हैं और उनका क्रम कुछ इस तरह से है। क्लीवेज, जिसे विदलन कहते हैं। इम्प्लांटेशन, जिसे रोपण कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसे हम भ्रूण निर्माण कहते हैं। और फिर पार्चुरेशन, यानी प्रसव की अवस्था। तो ये क्रियाएं हैं और ये उन क्रियाओं का क्रम है जो लैंगिक जनन में संपन्न होता है। अभी तक हमने केवल इसको कंप्लीट किया। अभी तक इस चैप्टर में हम कहां तक पहुंचे हैं? प्री फर्टिलाइजेशन अवस्था की पहली अवस्था, यानी गैमीट के निर्माण की बात अभी अपन ने की। अब हम शुरू करेंगे
उसके आगे का प्रोसेस। तो अब ये वो टॉपिक हैं जिनको हमें क्रमानुसार देखना है। ट्रांसफर ऑफ गैमीट, फिर निषेचन की क्रिया, फिर क्लीवेज की क्रिया, फिर इम्प्लांटेशन की क्रिया, एम्ब्रियोजेनेसिस और पार्सिलेशन। आई बात समझ में? तो ये बना लो। उससे पहले एक पॉइंट लिखो कि मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। मानव में लैंगिक जनन की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ये चार्ट बना लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चार्ट बनाना बेटा, चार्ट नहीं बनाना है ना, चार्ट। सोचा कि सर अभी कुछ बनाएंगे। क्या बात है, आज इतने लोगों में एक साथ सुधार आ गया। तुम लोग ऐसा अचानक से आगे कैसे आ गए? मतलब कैसे? ये से कैसे है? तुम लोग अचानक से, कुछ तो है, कुछ तो बात है। क्या बात है ये बताओ। क्यों परवेश, कुछ तो है ना? ऐसे ही बैठ गए? नहीं, क्या नए साल में सुधार लाने की कोशिश कर रहे क्या तुम लोग कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा? बन गया? लिखो। ये वाला तो हमने पहला प्रोसेस देख लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अगली हेडिंग डालो, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। गैमीट का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमीट या गैमीट का स्थानांतरण। देखो, गैमीट का स्थानांतरण, गैमीट का स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से, गैमीट का स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से मादा जनन तंत्र में होता है। लैंगिक संपर्क से मादा जनन तंत्र में होता है, जिस क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। जिस क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं, जिस क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अगला टॉपिक। कौन सा? ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट कैसे होता है? इंसेमिनेशन, याद रखना। ठीक है, अगला लिखो,
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन हमें मालूम है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन नलिका के कौन से भाग में होता है? एम्पुला भाग में। क्यों होता है? क्योंकि एम्पुला ही फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण, तापमान और पीएच प्रदान करता है। तो एम्पुला में निषेचन तभी होगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ कहां उपस्थित होंगे? दोनों एक साथ कहां उपस्थित होंगे? एम्पुला में। और ये हमेशा संभव नहीं होता, इसलिए हर बार इंसेमिनेशन से निषेचन क्रिया संभव नहीं होती। केवल तभी होती है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ एम्पुला में उपस्थित पाए जाएं। तो लिखो कि निषेचन क्रिया एम्पुला में संपन्न होती है। निषेचन क्रिया एम्पुला में संपन्न होती है। निषेचन क्रिया एम्पुला में संपन्न होती है और ये केवल तभी संभव होगा, एम्पुला में संपन्न होती है और ये केवल तभी संभव होगा, और ये केवल तभी संभव होगा जब दोनों युग्मक एक साथ, ये केवल तभी संभव होगा जब दोनों युग्मक एक साथ एम्पुला में उपस्थित हों। जब दोनों युग्मक एक साथ एम्पुला में उपस्थित हों। अगला पॉइंट, इसकी संभावना कम पाई जाती है। इसकी संभावना कम पाई जाती है, इसलिए हर बार इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता। इसलिए हर बार इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता। देखो, यदि दोनों एक साथ उपस्थित हों, अगला पॉइंट, यदि दोनों एक साथ उपस्थित हों तो निषेचन क्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होगी। यदि दोनों एक साथ उपस्थित हों तो निषेचन क्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होगी। तो निषेचन क्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होगी। ध्यान से सुनो, 3-4 घटनाएं एक साथ घटेंगी जो अपने को समझना है। जैसे मान लो ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है और ये उसके ऊपर आवरण उपस्थित है ज़ोना पेलुसिडा, और उसके ऊपर उपस्थित है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेलुसिडा के साथ जो है सेकेंडरी oocyte पहुंचेगा एम्पुला में। ओवरी से निकला, फिम्ब्रिय से होते हुए इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम से एम्पुला में पहुंच गए। अब निषेचन के लिए एम्पुला में और कौन पहुंच चुका है? और कौन पहुंच चुका है? स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte दोनों एक साथ एक समय पर एम्पुला में उपस्थित है। तो क्या तुरंत निषेचन हो जाएगा? नहीं, यहां कुछ क्रियाएं होंगी। क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसकी सतह पर एक खास तरह का सरफेस प्रोटीन पाया जाता है और इस सरफेस प्रोटीन का नाम है फर्टिलाइजिन। एक खास तरह का
सतह प्रोटीन जिसका नाम है फर्टिलाइजिन, और एक अन्य खास तरह का सतह प्रोटीन स्पर्मेटोजोआ के ऊपर होता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन, ये दोनों क्या है? सरफेस प्रोटीन, सतह प्रोटीन। और खास बात यह है कि हर प्रजाति का सतह प्रोटीन अलग होता है। हर प्रजाति का सतह प्रोटीन अलग होता है, और जो नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा, ये एक प्रजाति के जो सतह प्रोटीन होंगे, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, यही एक दूसरे के अनुरूप होंगे। अलग अलग प्रजाति का सतह प्रोटीन एक दूसरे को स्वीकृत नहीं करेगा। और यही कारण है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, यही कारण है जनन पृथक्करण का, यही कारण है कि एक प्रजाति की जो इंटीग्रिटी होती है, जो पहचान होती है, वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहती। किसके कारण? सतह प्रोटीन। आपने पौधों में अध्ययन किया होगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, सुना है ना कि पॉलन पर भी सरफेस प्रोटीन होता है, पिस्टिल पर भी सरफेस प्रोटीन होता है। जब पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वहां पर भी सरफेस प्रोटीन की मैचिंग होती है। अगर उसी प्रजाति का पॉलन होगा तभी वो स्टिग्मा उसको स्वीकृत करेगा। वैसा ही कुछ यहां भी होता है कि अगर दोनों गैमीट एक ही प्रजाति के होंगे तभी दोनों एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अन्यथा दोनों के बीच निषेचन क्रिया संपन्न नहीं। हमने जो अपवादों की बात की थी, याद है? प्रजाति में अपवादों की बात की थी, म्यूल, हिनी, लाइगर, टाइगॉन, और बोला था कि वो अनुवांशिक रूप से स्टेराइल होते हैं, जेनेटिकली स्टेराइल होते हैं, वो जनन क्रिया उनमें नहीं पाई जाती। तो ऐसा नहीं, उनमें गैमीट बनता है लेकिन उनके सरफेस प्रोटीन आपस में मैच नहीं करते, और इसीलिए उनमें जनन क्रिया नहीं पाई जाती। क्योंकि जनन क्रिया तभी होगी जब एक ही प्रजाति का नर युग्मक उसी प्रजाति का मादा युग्मक और उनके सरफेस प्रोटीन एक दूसरे के क्या हो? अनुरूप। भाई बस समझ में? तो अब जैसे तुम्हारा मोबाइल है, उसमें फिंगरप्रिंट वाला होता है ना सेंसर, ऐसे उंगली रखो फोन खुल जाता है। उसी तरह का बायोमेट्रिक है कि जब तक वो वही वाला प्रिंट नहीं जाएगा तब तक फोन नहीं खुलेगा। और वैसा ही कि जब तक बायोमेट्रिक यहां पर भी सरफेस प्रोटीन मैच नहीं करेगा तब तक निषेचन क्रिया में दोनों भाग नहीं। यदि सतह प्रोटीन मैच कर गए, मैच कर गया, मैच करने के बाद जो एक्रोसोम है, अभी इसमें क्या उपस्थित है? असक्रिय एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। क्या उपस्थित है? असक्रिय एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। जब ये मैच कर जाएगा तब ये क्या होंगे? तब ये अपने आप को सक्रिय करेंगे, और ये जब एक्टिव होगा, एक्टिव एक्रोसोम, एक्रोसोमल एंजाइम, जब ये एक्टिव हो जाएंगे तभी स्पर्मेटोजोआ निषेचन के लिए तैयार होगा। जब तक ये सक्रिय नहीं होंगे तब तक स्पर्मेटोजोआ निषेचन नहीं कर सकता। अब इसको मैच करने में और उसके बाद एंजाइम को एक्टिव करने में और अपने आप को निषेचन के लिए सक्रिय करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। किसको लगता है? स्पर्मेटोजोआ को। और इस अवस्था को कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। तो स्पर्मेटोजोआ जब सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंचता है तो बायोमेट्रिक मैचिंग होती है, सरफेस प्रोटीन मैच करते हैं,
अगर दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं तब एक्रोसोम अपने आप को सक्रिय करता है, उसके एंजाइम अपने आप को सक्रिय करते हैं, और एंजाइम जब सक्रिय हो जाते हैं तब स्पर्मेटोजोआ निषेचन के लिए पूर्णतः तैयार रहता है। और इन सब में कितना समय लगता है? 5 से 6 घंटे। और इस समय को कहते हैं कैपेसिटेशन। फिजिक्स वाला कैपेसिटेंस मत पढ़ लेना, बायो वाला कैपेसिटेशन। अब सुनो, अब अगर ये मैच कर गया और स्पर्मेटोजोआ सक्रिय हो गया किसके लिए? निषेचन के लिए। तो उसके बाद क्या होता है मैं आगे बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से। इतनी बात समझ में आ गई? अब मान लो ये सेकेंडरी oocyte की कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन किसकी है? सेकेंडरी oocyte। और इसके ऊपर क्या उपस्थित होगा? जोना पेलुसिडा। इसके ऊपर क्या उपस्थित होगा? जोना पेलुसिडा। और अंदर इसमें उपस्थित होगा न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस? सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। तो ये मैं छोटा सा बना रहा हूं, न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का केंद्रक जो कि कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अब हुआ क्या है? स्पर्मेटोजोआ क्या हो गया है? सक्रिय। और वो पहुंच गया है कहां पर? जोना पेलुसिडा पे। अब ये मान लो ये स्पर्मेटोजोआ है, ये एक्रोसोम है, अब ये एक्रोसोम अपने एंजाइम स्रावित करेगा और उसके एंजाइम क्या करेंगे? जोना पेलुसिडा में छेद कर देंगे। अब इसी समय 2 घटनाएं और घटेंगी, ध्यान से सुनो। जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के साथ कुछ एंजाइम्स संलग्न पाए जाते हैं और इन एंजाइम्स को कहा जाता है कॉर्टिकल एंजाइम। क्या कहा जाता है? हाँ, ये पहले से ही रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? कोशिका झिल्ली के साथ। किसकी कोशिका झिल्ली? सेकेंडरी oocyte की कोशिका झिल्ली। जैसे ही ये जो एंजाइम है ये भी असक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही जोना पेलुसिडा की भित्ति में छेद होगा, ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये पूरा का पूरा अंदर चला जाए। कौन अंदर चला गया? स्पर्मेटोजोआ। ये उसका केंद्रक है, कहां चला गया है? अंदर। और अंदर जाने के बाद ये अपने केंद्रक को प्रेषित कर देगा। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ध्यान से सुनना। जोना पेलुसिडा में छेद किया और छेद करने के बाद ये चला गया अंदर। इसके अंदर जाते ही कौन सक्रिय हो जाता है? कॉर्टिकल एंजाइम क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। और कहां वेग कर जाते हैं? जोना पेलुसिडा में। और जोना पेलुसिडा को अपारगम में बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अपारगम। अपारगम में बना देते हैं कि जिससे एक के बाद कोई दूसरा स्पर्मेटोजोआ इसमें एंटर ना करे। ये काम कौन करता है? कॉर्टिकल एंजाइम। किसको अपारगम में बना देते हैं? जोना पेलुसिडा को। कब बनाते हैं? स्पर्मेटोजोआ के अंदर जाते ही ये सक्रिय होते हैं और जोना पेलुसिडा को अपारगम में बना देते हैं, जिससे कि कोई दूसरा स्पर्मेटोजोआ प्रवेश ना करे। और इस क्रिया को कहते हैं कॉर्टिकल एक्टिविटी। एक घटना घटी, 2 घटनाएं घट गई। ये प्रवेश किया अंदर और इसके साथ कॉर्टिकल एंजाइम सक्रिय हो गए। अब इसी समय तीसरी घटना भी घटती है। तीसरी घटना क्या घटती है कि स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश करते ही जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस था इसमें शुरू हो जाता है मियोसिस 2।
इसमें क्या शुरू हो जाता है? मियोसिस 2, याद करो। oogenesis, oogenesis में मियोसिस 2 अपन ने पढ़ा था ना, यदि निषेचन होगा तभी मियोसिस 2 होगा, और यदि निषेचन नहीं होगा तो मियोसिस 2 नहीं। अब यहां पे कौन अंदर आ गया तो क्या संपन्न होगा? मियोसिस 2, और मियोसिस 2 से एक केंद्रक बनेगा और एक बनेगा सेकंड पोलर बॉडी, बात याद है? सेकंड पोलर बॉडी। और क्या बनेगा? न्यूक्लियस ऑफ ओवम, जिसे हम बोल रहे हैं उटिड। क्या बनेगा? न्यूक्लियस ऑफ ओवम, जिसे हम कह रहे हैं उटिड। अब ये ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्मेटोजोआ का न्यूक्लियस, ये दोनों जुड़ेंगे और बनेगा न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। क्या बनेगा? न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट। जाइगोट का न्यूक्लियस, और वो जाइगोट का न्यूक्लियस क्या होगा? डिप्लॉइड। तो अगर कोशिका की बात करें तो निषेचन क्रिया किसके साथ होती है? सेकेंडरी ओसाइट। लेकिन अगर केंद्रक की बात करें तो निषेचन क्रिया किसके साथ होती है? ओवम के केंद्रक के साथ। कोशिका का युग्मन अलग है और केंद्रक का युग्मन अलग है, और फिर बनेगा क्या? जाइगोट। और फिर ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? जाइगोट। आई बात समझ में? बना लो, फिर लिखते हैं। बन गया? आज बना लोगे तुम लोग?
चलो भाई, बन गया, लिखिए। नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक दोनों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर, नर और मादा युग्मक दोनों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर, दोनों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर सतह प्रोटीन मैचिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, मिलान। सतह प्रोटीन का मिलान होता है, सतह प्रोटीन का मिलान होता है अगला पॉइंट, मादा युग्मक पर फर्टिलाइजिन सतह प्रोटीन, मादा युग्मक पर फर्टिलाइजिन सतह प्रोटीन तथा नर युग्मक पर एंटी फर्टिलाइजिन सतह प्रोटीन पाए जाते हैं तथा नर युग्मक पर एंटी फर्टिलाइजिन सतह प्रोटीन पाए जाते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन सतह प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, सतह प्रोटीन किसी भी प्रजाति के विशेष होते हैं, सतह प्रोटीन किसी भी प्रजाति के विशेष होते हैं और गैमीट केवल अपनी ही प्रजाति के गैमीट को स्वीकार करते हैं, और गैमीट केवल अपनी ही प्रजाति के गैमीट को स्वीकार करते हैं, केवल अपनी ही प्रजाति के गैमीट को स्वीकार करते हैं। देखो, यदि दोनों गैमीट का मिलान, या ऐसा लिखना कि यदि दोनों सतह प्रोटीन का मिलान, यदि दोनों सतह प्रोटीन का मिलान अनुकूल पाया जाता है, अनुकूल पाया जाता है, तभी अनुकूल पाया जाता है तभी स्पर्मेटोजोआ स्वयं को, तभी स्पर्मेटोजोआ स्वयं को निषेचन के लिए तैयार करता है, तभी स्पर्मेटोजोआ स्वयं को निषेचन के लिए तैयार करता है, स्वयं को निषेचन के लिए तैयार करता है, जिसमें एक्रोसोम के असक्रिय एंजाइम्स का, जिसमें एक्रोसोम के असक्रिय एंजाइम्स का, एक्रोसोम के असक्रिय एंजाइम का सक्रियण पाया जाता है,
एक्रोसोम के असक्रिय एंजाइम का सक्रियण पाया जाता है। सक्रियण पाया जाता है। अगला पॉइंट, इस पूरी क्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इस पूरी क्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। 5 से 6 घंटे का समय लगता है तथा इस क्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। तथा इस क्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। तथा इस क्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? कैपेसिटेशन। अगला पॉइंट, सक्रियण के बाद एक्रोसोम के एंजाइम सक्रियण के बाद एक्रोसोम के एंजाइम ज़ोना पेलुसिडा परत में छेद कर देते हैं। ज़ोना पेलुसिडा परत में छेद कर देते हैं जिससे स्पर्मेटोजोआ सेकेंडरी oocyte कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। सेकेंडरी oocyte कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। सेकेंडरी oocyte कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगला पॉइंट, मादा युग्मक की कोशिका झिल्ली से संलग्न असक्रिय कॉर्टिकल एंजाइम पाए जाते हैं। असक्रिय कॉर्टिकल एंजाइम पाए जाते हैं जो स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश करने से सक्रिय हो जाते हैं। जो स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश करने से सक्रिय हो जाते हैं। जो स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश करने से सक्रिय हो जाते हैं और ज़ोना पेलुसिडा को अपारगम्य बना देते हैं। ज़ोना पेलुसिडा को अपारगम्य बना देते हैं। ज़ोना पेलुसिडा को अपारगम्य बना देते हैं। अपारगम्य बना देते हैं जिससे कोई दूसरा स्पर्मेटोजोआ प्रवेश ना कर पाए। जिससे कोई दूसरा स्पर्मेटोजोआ प्रवेश ना कर पाए। अगला पॉइंट, स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश करते ही सेकेंडरी oocyte के केंद्रक में स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश करते ही सेकेंडरी oocyte के केंद्रक में मियोसिस 2 विभाजन होता है। सेकेंडरी oocyte के केंद्रक में मियोसिस 2 विभाजन होता है जिससे ओवम के केंद्रक तथा सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जिससे ओवम के केंद्रक तथा सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है।
ओवम का केंद्रक और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, स्पर्मेटोजोआ का केंद्रक और ओवम का केंद्रक, स्पर्मेटोजोआ का केंद्रक और ओवम का केंद्रक जुड़ते हैं। स्पर्मेटोजोआ का केंद्रक और ओवम का केंद्रक जुड़ते हैं, जिससे जाइगोट का केंद्रक बनता है, जिससे जाइगोट का केंद्रक बनता है, जिससे जाइगोट का केंद्रक बनता है। और सेकेंडरी oocyte कोशिका जाइगोट में बदल जाती है, और सेकेंडरी oocyte कोशिका जाइगोट में बदल जाती है। सेकेंडरी oocyte कोशिका जाइगोट में बदल जाती है। तो अगर हम बात करें कि दोनों का गैमीट जब फ्यूज होता है और उसके बाद बनता है जाइगोट, तो जाइगोट में भी ज़ोना पेलुसिडा परत उपस्थित होगी और कोरोना रेडिएटा भी उपस्थित होगी, क्योंकि उससे उन परतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मान लो ज़ोना पेलुसिडा और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, और अंदर जो कोशिका थी सेकेंडरी oocyte, अब वो क्या बन गया है, जाइगोट। तो ये है जाइगोट 2n, ये है ज़ोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। अब जाइगोट बनते ही जो कोशिका है, जाइगोट कोशिका, वो विभाजित हो जाती है, और उस क्रिया को हम क्लीवेज या विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीवेज या विदलन। तो जाइगोट बनते ही विभाजित कर जाता है, और ये विभाजन खास तरह का विभाजन होता है। इस विभाजन में कोशिका का आकार नहीं बढ़ता, कोशिका की संख्या बढ़ती है, और ये तीव्र माइटोसिस विभाजन होता है। कैसा विभाजन, तीव्र माइटोसिस विभाजन, इसमें कोशिका का आकार नहीं बढ़ता, कोशिका की संख्या बढ़ती है। अब देखो यहाँ पे कैसे संख्या बढ़ेगी। एक कोशिका है, विभाजित होगी तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 1 से 2। अब ये पूरी संरचना अभी भी किसके अंदर है, ज़ोना पेलुसिडा के अंदर। 2 के बाद एक और विभाजन होगा, कितनी बन जाएगी, 4 कोशिका। अभी भी कहां उपस्थित होगी, ज़ोना पेलुसिडा के अंदर। तो 2 है, फिर 4 कोशिका, ऐसे करके 8, 16 और 32 कोशिकीय अवस्था तक विभाजन होता है। कितनी कोशिकीय अवस्था, 32। फिर से सुनो ध्यान से, कैसे बता रहा हूं। जाइगोट बनने के बाद विभाजित हो जाता है, और ये खास तरह का विभाजन है। कैसा विभाजन है, तीव्र माइटोसिस विभाजन, जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है, उसका आकार नहीं बढ़ता। तो एक कोशिका से विभाजित हुआ 2, एक बार और विभाजित होता है 4, फिर 8, 16, 32। 32 कोशिका के बाद विभाजन नहीं है। अगर आकार नहीं बढ़ रहा है तो हर विभाजन से जो कोशिकाएं बनेंगी उनका आकार छोटा होता जाएगा, होगा कि नहीं। हर विभाजन के बाद कोशिका का आकार छोटा होता जाएगा। अब विभाजन से ये जो कोशिकाएं बन रही हैं, इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर। क्या कहा जाता है। और जो 8 और 16 कोश की अवस्था होती है, कौन कौन सी, 8 और 16 कोश की अवस्था जो होगी, उसे कहा जाता है मोरुला। क्या कहा जाता है, मोरुला। तो जब विभाजन होता है 1 से 2,
एक बार विभाजन, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। 32 के बाद विदलन बंद हो जाता है। जो 32 कोश की अवस्था होती है इसे कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। हम सीधे इसी पे पहुंच रहे हैं, बस ऐसे ही बढ़ता जाएगा और कहां तक पहुंच जाएगा? 32। हम सीधे कहां पहुंच रहे हैं? 32 कोश की अवस्था तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बत्तीस कोशिकाएं बन गई। गिन लेना तुम बेटा, है ना? गिन लेना, नीट में यही पूछेगा, है ना? कितनी कोशिकाएं बन गई है? 32 कोश की अवस्था। अब ये जो 32 कोश की अवस्था है ये निषेचन के बाद चौथे दिन तक बन जाती। निषेचन के बाद चौथा दिन जो होगा, यानी चौथे दिन के पूर्ण होने से पहले ये संरचना बन जाती है। और इसके बनने के बाद अब कोई विभाजन इसमें नहीं होगा, यानी क्लीवेज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो क्लीवेज के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा विभाजन जिसमें कोशिका का आकार नहीं बढ़ता, उसकी संख्या बढ़ती है। संख्या बढ़ती तो छोड़ो, कम हो रही है, मतलब आकार जो है बढ़ता तो छोड़ो, कम हो रहा है। देखो, जब एक कोशिका था तो कोशिका का आकार इतना बड़ा था, 2 हुआ तो आकार 1 के कंपैरिजन में छोटा हो गया, 4 हुआ तो आकार उसके कंपैरिजन में और छोटा। तो अगर ये पूछे कि विदलन में कोशिका का आकार स्थिर रहता है या बढ़ता है, कम होता है। न स्थिर रहता है न बढ़ता है, कम होता है। अगर पूछूं विदलन में डीएनए का अमाउंट, डीएनए की मात्रा बढ़ती है। डीएनए की मात्रा हर विभाजन से बढ़ती जाएगी, लेकिन कोशिका का आकार, जैसे मान लो ये रूम है, ये क्लासरूम अपना एक रूम है, इसमें बीच में 2 पार्टीशन डाल दो, 3 रूम हो गए। तो जो 3 रूम बनेंगे उनका आकार पहले की तुलना में क्या होगा? छोटा होगा ना। वही हो रहा, बढ़ता नहीं है, स्थिर भी नहीं रहता, कम हो जाता है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी। एनसीईआरटी में बस लिखा है कि आकार नहीं बढ़ता है, ये नहीं लिखा है कि कम हो जाता है। ये पूछा जाता है ये आकार बढ़ता है या स्थिर रहता है? कम हो जाता है। और जो 32 कोश की अवस्था कब तक बन जाती है? निषेचन के बाद चौथे दिन तक। और यही खत्म होता है क्या? लिखो कि जाइगोट बनने के तुरंत बाद, जाइगोट बनने के तुरंत बाद विभाजित हो जाता है। जाइगोट बनने के तुरंत बाद विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है और इस क्रिया को क्लीवेज या विदलन कहते हैं। और इस क्रिया को क्लीवेज या विदलन कहते हैं। अगली हेडिंग डालो, क्लीवेज। इस क्रिया को क्लीवेज या विदलन कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे क्लीवेज। लिखो, जाइगोट में पाया जाने वाला तीव्र कोशिकीय विभाजन, जाइगोट में पाया जाने वाला तीव्र कोशिकीय विभाजन, जाइगोट में पाया जाने वाला तीव्र कोशिकीय विभाजन जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है, जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है, उनका आकार नहीं बढ़ता।
जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है उनका आकार नहीं बढ़ता। जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है उनका आकार नहीं बढ़ता है। अगला पॉइंट, ये विभाजन माइटोसिस का एक प्रकार है। ये विभाजन माइटोसिस का एक प्रकार है। ये विभाजन माइटोसिस का एक प्रकार है। कैसा विभाजन है भाई? माइटोसिस। माइटोसिस का एक प्रकार है। अगला पॉइंट, इस विभाजन में भाग ले रही कोशिकाओं को इस विभाजन में भाग ले रही कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। भाग ले रही कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। इस विभाजन में भाग ले रही कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। अगला पॉइंट, हर विभाजन के बाद हर विभाजन के बाद कोशिका का आकार छोटा हो जाता है। हर विभाजन के बाद कोशिका का आकार छोटा हो जाता है। हर विभाजन के बाद कोशिका का आकार छोटा हो जाता है। अगला पॉइंट, इस विभाजन से 2, 4, 8, 16 इस विभाजन से 2, 4, 8, 16, 32 कोशिकीय अवस्था 32 कोशिकीय अवस्था क्रमशः बनती है। 32 कोशिकीय अवस्था क्रमशः बनती है। अगला पॉइंट, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मोरुला कहते हैं। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मोरुला कहते हैं। अगला पॉइंट, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। अगला पॉइंट लिखो, 32 कोशिकीय अवस्था को 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं, जिसका निर्माण निषेचन के बाद चौथे दिन तक हो जाता है। जिसका निर्माण निषेचन के बाद चौथे दिन तक हो जाता है। चौथे दिन तक हो जाता है। बना लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। इस हफ्ते अपनी एक क्लास और आएगी, है ना? एक लेक्चर और लगेगा अपना, कल या परसों, शायद शुक्रवार को लगेगा। उस दिन ये चैप्टर समाप्त। आज कुछ लोग क्या छुट्टी उट्टी पे गए हैं क्या? सेंटा क्लॉज
कौन है भाई? फोन बज रहा है, किसका है? हाँ? फोन ऑन साइलेंट करके बैठा करो। बन गया? लिखो। 32 कोश की अवस्था बनते ही विदलन समाप्त हो जाता है। 32 कोश की अवस्था बनते ही विदलन समाप्त हो जाता है। बनते ही विदलन समाप्त हो जाता है। अब ये जो ब्लास्टुला की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं दो समूह में बट जाती हैं और दो समूह में बटने के बाद इन कोशिकाओं का विन्यास बदलता है। इन कोशिकाओं के विन्यास में अरेंजमेंट में परिवर्तन आता है और अरेंजमेंट में परिवर्तन से एक नई संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? तो लिखो कि 32 कोश की अवस्था 32 कोश की अवस्था की कोशिकाओं के विन्यास में परिवर्तन आता है। कोशिकाओं के विन्यास में परिवर्तन आता है। विन्यास में परिवर्तन आता है और ये कोशिकाएं दो समूह में बट जाती हैं। ये कोशिकाएं दो समूह में बट जाती हैं। कितने समूह में बढ़ जाती हैं? दो। लेकिन संख्या उतनी ही रहती है। अच्छा, समूह भी बराबर बराबर नहीं बढ़ते, किसी में ज्यादा किसी में कम। एक समूह जो है कोशिकाओं का, वो एक बाहरी आवरण बना लेता है जिसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। दो समूह में बटे, एक समूह ने बाहर एक परत की तरह आवरण बना लिया, कोशिकाओं का आवरण, और उस कोशिकाओं के आवरण को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। दूसरा समूह जो है अंदर ही अंदर एक गुच्छे के रूप में व्यवस्थित हो गया और उस गुच्छे को बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। अब इस विन्यास के परिवर्तन से एक गुहा बनती है जिस गुहा को कहते हैं ब्लास्टोसील। एक गुहा का निर्माण हुआ, इस गुहा को कहते हैं ब्लास्टोसील। कहीं यह नाम सुना सुना लग रहा है? किसको किसको याद आ रहा है? जरा बताओ तो, ब्लास्टोसील नाम किसको किसको याद आ रहा है? एनिमल किंगडम में सूडोसीलोम जो गुहा थी वो कहां से बनी थी? हाँ, यही है वो ब्लास्टोसील। ठीक है। अब ये जो पूरी संरचना है जिसका विन्यास परिवर्तित होने के बाद जो ये पूरी संरचना बनती है, इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट या अर्ली एम्ब्रियो। और इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 32 कोशिकाएं होती हैं। और इसका निर्माण 6वें दिन के पूर्ण होने से पहले, चौथे दिन तक ये बना था,
छठवें दिन के पूर्ण होने से पहले क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट, जिसे क्या कहते हैं? अर्ली एम्ब्रियो। कितनी कोशिकाएं हैं? 32 कोशिकीय अवस्था। और इसमें कोशिकाओं का दो समूह, एक समूह बाहरी आवरण बना लेता है जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा समूह अंदर एक गुच्छा बना लेता है जिसे कहते हैं इनर सेल मास। जो भ्रूण का निर्माण होता है वो कहां से होता है? जो प्लासेंटा का निर्माण होता है वो कहां से होता है? भाई बात समझ, ये आगे काम करेंगे। और गुहा बनती है, गुहा का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। लिखो क्या लिखा अपन ने? दो समूह में बढ़ जाती हैं, आखिरी पॉइंट यही लिखा है ना। लिखो एक समूह कोशिकीय परत के रूप में, एक समूह कोशिकीय परत के रूप में, एक समूह कोशिकीय परत के रूप में आवरण बना लेता है, कोशिकीय परत के रूप में आवरण बना लेता है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकीय परत के रूप में आवरण बना लेता है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अगला पॉइंट, दूसरा समूह ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ, दूसरा समूह ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ, दूसरा समूह ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ गुच्छे के रूप में पाया जाता है। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ गुच्छे के रूप में पाया जाता है जिसे इनर सेल मास, जिसे इनर सेल मास कहते हैं, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। अगला पॉइंट, इस विन्यास परिवर्तन से, इस विन्यास परिवर्तन से एक गुहा का निर्माण होता है जिसे, इस विन्यास परिवर्तन से गुहा का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। विन्यास परिवर्तन से गुहा का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। तथा इस पूरी संरचना को ब्लास्टोसिस्ट, तथा इस पूरी संरचना को ब्लास्टोसिस्ट या अर्ली एम्ब्रियो, प्रारंभिक भ्रूण, ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली एम्ब्रियो या प्रारंभिक भ्रूण कहा जाता है। इस पूरी संरचना को ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली एम्ब्रियो या प्रारंभिक भ्रूण कहा जाता है, प्रारंभिक भ्रूण कहा जाता है। आई बात समझ में? प्रारंभिक भ्रूण कहा जाता है। ये डायग्राम बना लो, केवल ऊपर वाला। अरे बादल गरज रहे बाहर।
लिखो। अब दो तीन बातें, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, तो जब ये विभाजन चल रहा था उस समय जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो है एम्पुला से वेग कर रहा था किधर, यूटेरस की तरफ। और ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते ये कहां पहुंच जाता है, यूटेरस में पहुंच जाता है। किस दिन तक, निषेचन के बाद 6वें दिन तक। तो लिखो, ब्लास्टोसिस्ट में 32 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ब्लास्टोसिस्ट में 32 कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा इसका निर्माण निषेचन के पश्चात 6वें दिन हो जाता है। इसका निर्माण निषेचन के पश्चात 6वें दिन हो जाता है। अगला पॉइंट, क्लीवेज विभाजन के समय जाइगोट और प्रारंभिक भ्रूण, क्लीवेज विभाजन के समय जाइगोट और प्रारंभिक भ्रूण फैलोपियन नलिका से गर्भाशय की तरफ, जाइगोट या प्रारंभिक भ्रूण फैलोपियन नलिका से गर्भाशय की तरफ वेग करते हैं। अगला पॉइंट, वेग करते हैं। अगला पॉइंट, ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय में उपस्थित होता है, ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय में उपस्थित होता है तो एंडोमेट्रियम परत द्वारा, गर्भाशय में उपस्थित होता है तो एंडोमेट्रियम परत द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है। एंडोमेट्रियम परत द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है, जिस घटना को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम परत क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और इस घटना को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो अगली हेडिंग डालो, इम्प्लांटेशन। अगली हेडिंग डालो, इम्प्लांटेशन या रोपण। इम्प्लांटेशन या रोपण। अब देखो क्या हुआ, मान लो ये एंडोमेट्रियम है और यहां पहुंच गया ब्लास्टोसिस्ट। अब एंडोमेट्रियम की परत इसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और इसके ऊपर आवरण बना देगी। एंडोमेट्रियल के जो ऊतक होंगे इसके ऊपर क्या कराएंगे, आवरण बना देंगे और इसी अवशोषण क्रिया को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ये कब होता है, निषेचन के बाद 6वें या, अगर 6वें दिन ये बन गया है तो 6वें दिन ही इम्प्लांट हो जाएगा या 7वें दिन इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांटेशन की क्रिया कब पाई जाती है, निषेचन के बाद 6वें या 7वें। और फिर अब जो पोषण इसे मिलेगा वो कहां से मिलेगा, एंडोमेट्रियम से। और अब इसमें सामान्य कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा, जिसमें कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी और उसका आकार भी बढ़ेगा। और वो घटना हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको लिखते हैं कि इम्प्लांटेशन लिखो कि एंडोमेट्रियम परत द्वारा ब्लास्टोसिस्ट का अवशोषण
इम्प्लांटेशन कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट का अवशोषण इम्प्लांटेशन कहलाता है। ये क्रिया निषेचन के बाद 6वें या 7वें दिन ये क्रिया निषेचन के बाद 6वें या 7वें दिन संपन्न होती है। निषेचन के बाद 6वें या 7वें दिन संपन्न होती है। अगला पॉइंट, एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर आवरण बना देता है। एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर आवरण बना देता है, जिसके पश्चात ब्लास्टोसिस्ट को पोषण प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, इससे ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाओं में सामान्य कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण पाया जाता है। अगली हेडिंग डालो, एम्ब्रियोजेनेसिस, और ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास। भ्रूण का निर्माण पाया जाता है और ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, एम्ब्रियोजेनेसिस। बस